कहते हैं कि जीवन में मार्गदर्शन सही समय पर मिल जाए तो बहुत सारी उलझनें सुलझ जाती हैं और भविष्य की दिशा स्पष्ट हो जाती है। आज के समय में जब युवाओं के सामने करियर के बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, तब सही निर्णय लेना उनके लिए और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है। ऐसे में करियर काउंसलिंग एक ज़रूरत बन गई है। क्या सब्जेक्ट लेना है, कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, कौन सा सब्जेक्ट आपको करियर की दृष्टि से ले लेना चाहिए, इसी तरह के महत्वपूर्ण सवालों पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक ऐसे अनुभवी व्यक्तित्व यहाँ हमारे स्टूडियो में सिंपली बातों में उपस्थित हैं, जिन्होंने वर्षों तक स्टूडेंट्स को उनकी क्षमता के अनुसार सही दिशा दिखाने का काम किया है। करियर काउंसलिंग के क्षेत्र में उनका अनुभव लाखों स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए प्रेरणा और सहायता का स्रोत रहा है। आपने 150 से ज़्यादा आर्टिकल्स विभिन्न पत्रिकाओं के लिए लिखे हैं। आइए मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर दीपक सक्सेना जी का, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट एडवाइजरी ब्यूरो के निदेशक भी रह चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार अंशु जी। और हम अपनी बातों का जो सिलसिला शुरू करते हैं वो इसी शब्द से करते हैं कि काउंसलिंग जो शब्द है जी, वो 60, 70, 80 के दशक तक भी बहुत कम सुनने में आता था, लेकिन अब बच्चा बच्चा इसको जानता है, समझता उतना नहीं है। तो बस वो समझाने के उद्देश्य से मेरा ये सवाल है कि काउंसलिंग और करियर काउंसलिंग ये दोनों क्या चीज़ें हैं? देखिए, काउंसलिंग का जब तक अगर हम लिटरल मीनिंग अगर देखते हैं तो उसमें ये है कि अपने संवाद के दौरान अपने संवाद से आप दूसरे को कुछ समझा सकते हैं, तो वो काउंसलिंग है। ये काउंसलिंग जो है ये बहुत तरीके अलग अलग तरह की काउंसलिंग्स होती हैं। वोकेशनल काउंसलिंग है, बिहेवियरल काउंसलिंग है, करियर काउंसलिंग है, आपका फैमिली काउंसलिंग है, चाइल्ड काउंसलिंग है, लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ काउंसलिंग्स आते हैं। और उसमें भी ग्रुप काउंसलिंग्स भी हो सकती है और 1-to-1 काउंसलिंग भी हो सकती है। करियर काउंसलिंग जो है वो आप किसी भी स्टूडेंट को जब अपना करियर फ्रेम करना होता है तो वो किस ओर जाए, क्यों जाए, कहाँ जाए, कौन से कोर्सेज करने होंगे उसको, और उन कोर्सेज को करने के लिए कौन सी इंस्टीट्यूट्स में उसको एडमिशन लेना होगा, और उन एडमिशन्स को लेने के लिए उसको कोई एग्ज़ाम देना होंगे या उसमें डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। इन सब की जो जानकारियाँ जो हैं वो करियर काउंसलिंग्स में दी जाती हैं। किस उम्र में आपको लगता है, या अगर स्कूल की बात करें तो किस क्लास में लगता है? क्योंकि अमूमन बच्चों से ऐसे पूछा जाता है बड़े होकर क्या बनेंगे, तो 8th 9th के आसपास में काउंसलिंग बच्चे को दे देनी चाहिए जिससे उसकी दिशा स्पष्ट हो उसको। देखिए, इसमें किसी ने चंद पंक्तियाँ जो लिखी हैं वो मुझे इस समय याद आ रही हैं, और उसमें उन्होंने लिखा है कि वक्त ने बहुत कुछ सिखाया पर वक्त पर नहीं सिखाया, अगर वक्त पर सिखाया होता तो यह दिन आज न देखना होता। वाह। तो ये जो समय है, वक्त जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें। अगर आपने वक्त पर काउंसलिंग ले ली और अपने करियर की दिशा को एक निश्चित गति दे दी तो उसमें आपकी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर हम बैठे बैठे सोचते रहे कि क्या करें, कैसे करें, कहाँ जाएं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, और उसी में अगर अपना वक्त निकाल दिया तो फिर वक्त आपके हाथ से रेत की तरह से फिसलता चला जाता है और वो आपके पास फिर कभी लौट करके नहीं आ सकता। इसलिए यही कहा जाता है कि आप वक्त पर अपने वक्त रहते हुए अपनी काउंसलिंग जो है करवा लें, जिससे आप ये डिसाइड कर सकें कि 10th के बाद या 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपको कहाँ जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए। कई बार ऐसी भी देखने में आया है कि कुछ प्रोफेशनल्स जो होते हैं जो कि ऑलरेडी ऑन जॉब होते हैं, लेकिन उनको भी समझ में नहीं आता कि वो यहाँ पर जो बैठे हुए हैं वो सही है या नहीं है। दे वॉन्ट टू चेंज देयर जॉब, दे वॉन्ट टू शिफ्ट देयर जॉब। उस शिफ्टिंग में भी वहाँ पर काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है और उनको ये बताया जा सकता है कि उनके एप्टीट्यूड की तरह, उसके एप्टीट्यूड के बेसिस पर उनको किस लाइन में पर्टिकुलरली जाना चाहिए। बिल्कुल। एप्टीट्यूड की आपने बात करी तो ये करियर काउंसलिंग के लिए एक बड़ा ही एप्ट शब्द है कि एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। आप किस तरह से इस टेस्ट को लेते हैं और किस तरह फिर तय करते हैं कि इस बच्चे को ये गाइडेंस देनी है? पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कि एप्टीट्यूड एक्चुअली होता क्या है। बहुत सारे बच्चे, बहुत पेरेंट्स वगैरह जो हैं वो इस बारे में पूरी तरह से
शब्द के वास्तविक अर्थ से अनभिज्ञ हैं। जी। एप्टीट्यूड एक्चुअली जो है वो ये नहीं है कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। इंटरेस्ट आपका कुछ और हो सकता है, एप्टीट्यूड आपका कुछ और हो सकता है दोनों एक ही हो, कोई इसमें भी गलत नहीं है। लेकिन इंटरेस्ट जो है वो आपके एनवायरनमेंट से क्रिएट हो सकता है और आपके एनवायरनमेंट से ही वो खत्म भी हो सकता है। लेकिन एप्टीट्यूड एक ऐसी चीज़ है जो कि ना तो खत्म होती है और ना ही बनाई जा सकती है। इनफैक्ट अगर मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आप इसको समझाना चाहें तो ये हम कह सकते हैं कि एक ही कॉलेज से डिफरेंट कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो निकल करके आ रहे हैं। से सपोज कर एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस डॉक्टर्स का एक ग्रुप जो है निकल करके आया है। उन्होंने सेम एग्ज़ाम कंप्लीट किया है, उन्होंने सेम फैकल्टीज से पढ़ाई करी है और पूरी मेहनत से उन्होंने इस एग्ज़ाम को टेकअप किया है। लेकिन उसके बाद एमबीबीएस पास आउट करने के बाद कुछ डॉक्टर्स जो है वो अपने फील्ड में सक्सेसफुल होते हैं और कुछ डॉक्टर्स सक्सेसफुल नहीं हो पाते। वेयर लाइज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज ओनली द एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड अगर मेडिकल साइड का है, अगर एप्टीट्यूड मेडिकल साइड को लेकर के जा रहा है तो उसमें किसी भी व्यक्ति के सक्सेस होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। और अगर उसका एप्टीट्यूड नहीं है और फिर भी वो उस लाइन में जाता है तो उसके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा कम या ज़्यादा ही रहती है, कंफर्म नहीं हो सकती, निश्चित नहीं हो सकती, उसकी कोई गारंटी नहीं है। और साइंस के विद्यार्थी जो है वो इस चीज़ को बहुत बखूबी समझ सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है वो कभी भी एक नहीं हो सकती, यानी कि सर्टेनिटी नहीं हो सकती। इसे क्या हम स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ सकते हैं कि स्किल डेवलपमेंट स्कूल्स में इतना नहीं सिखाया जाता है अभी तक, तो जो आपका एप्टीट्यूड है या जो आपकी हॉबी कह सकते हैं या जो आपको एक हुनर कोई आता है और इसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वो जो भी फोटोग्राफी हो गया या सिनेमेटोग्राफी हो गया, पेंटिंग्स हो गए, कुछ भी हो सकता है। देखिए, जो स्किल्स हैं वो अलग चीज़ है। स्किल्स सिखाई जाती हैं, चाहे वो ब्यूटिशियन के कोर्स के थ्रू हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन के कोर्स के थ्रू हो, चाहे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हो या और किसी लाइफ स्किल्स के रूप में हो या किसी प्रोफेशनल स्किल्स को लेकर के हो, एआई को लेकर के हो, किसी भी तरह की स्किल्स हो सकती हैं। लेकिन वापस यहाँ पर वही चीज़ आ जाती है कि क्या वो कैंडिडेट जो इन स्किल्स को अडॉप्ट कर रहा है, इन स्किल्स को सीख रहा है, उसको सीखने के बाद क्या उसको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये इसके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट और इसके लिए काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। आपने स्किल सीख ली, आपने ड्राइंग सीख ली, आपने सब कुछ सीख लिया, लेकिन क्या आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है? अगर आप क्रिएटिव हैं, अगर आपकी स्ट्रेंथ्स है, आपके पास स्ट्रेंथ है क्रिएटिविटी की, तो आप उसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस आपके ज़्यादा होंगे उस स्किल को सीखने के बाद। और अगर आपने पूरी तरह से उस स्किल को सीख भी लिया, चाहे वो कोई भी प्रोफेशनल स्किल हो, लेकिन आपका एप्टीट्यूड नहीं है तो उसमें सक्सेस मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। बिल्कुल, तो ये एक बहुत बारीक लाइन है जहाँ पर हम स्किल डेवलपमेंट की या पैशन की जब हम बात करते हैं या हम किसी हॉबी को डेवलप करने की बात करते हैं तो उस के लिए भी हमको करियर काउंसलिंग ले ही लेना चाहिए। जी, बिल्कुल लेनी चाहिए। और करियर काउंसलिंग का जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि आपको जो एप्रोप्रिएट टाइम जो है वो 8th क्लास ऑनवर्ड्स है। हालांकि आज के समय में कुछ एक टेस्ट्स ऐसे भी हैं जो कि मिडिल क्लासेस में या प्राइमरी क्लासेस के बाद में जो अपर प्राइमरी क्लासेस होती हैं उसमें भी काउंसलिंग का मेजर रोल होता है, जिसके बेसिस पर वो बच्चा जो है वो जज कर सकता है या बच्चे के पेरेंट्स ये जज कर सकते हैं कि कहीं वो दिशा गलत तो नहीं ले रहा। लेकिन बेस्ट टाइम जो है वो 8th क्लास के बाद का होता है, या आप जब बच्चा 10th क्लास में आता है तब उसके लिए काउंसलिंग की आवश्यकता होती है, जिससे कि वो अपने लिए स्ट्रीम जो है वो डिसाइड कर सके कि उसको साइंस में जाना है, आर्ट्स में जाना है या कॉमर्स में जाना है। कई बार स्ट्रीम डिसाइड भी हो जाती है, जैसे हम नीट की बात करें तो हमेशा सुर्खियों में रहा है नीट। जी। जो मेरिट में आ जाते हैं उनको पता है कि ये कॉलेजेस हैं, यहाँ जाना है, लेकिन जो मेरिट में नहीं आ जाते लेकिन नीट को क्वालिफाई कर जाते हैं जी, उनके लिए किस तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं? नीट क्वालिफाई करने के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको एमबीबीएस की
उसमें इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं मिल पाता, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता। ऐसे बच्चों के लिए मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि उनके लिए बहुत सारी दूसरी और भी कोर्सेज हैं, जैसे फिजियोथेरेपी का कोर्स है, बायोकेमिस्ट्री का कोर्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, या और भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें वो जा सकते हैं। इनके अलावा नीट क्वालिफाइड जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जहाँ पर कि वो मेरिट के बेसिस पर उनका सिलेक्शन हो सकता है। यहाँ पर वापस काउंसलिंग की क्या इम्पोर्टेंस है उसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। होता जो है वो बच्चे की मेरिट के बेस पर ही होता है, बिना मेरिट के बच्चा किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता, ये कंफर्म है। लेकिन काउंसलर्स जो हैं उनको ये पता रहता है कि जो पिछले जो वर्ष हैं उनमें उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर या और किसी तरीके से उनको ये पता रहता है कि कट ऑफ्स क्या गई हैं और बच्चे को इस जो उसकी मेरिट आई है उसके बेसिस पर कहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, जिससे कि उसके एप्लीकेशन जो है वो उसके एडमिशन में टर्न अप हो जाए। इसी तरह से कई बच्चे ऐसे हैं जो कि अब्रॉड जाना चाहते हैं। अब्रॉड जाने वाले बच्चों के लिए शायद उनके मन में जब, क्योंकि उनको पता नहीं रहता कि वो कैसे जा सकते हैं, उनमें दिमाग में ये रहता है कि डायरेक्ट वो अप्लाई करेंगे और उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है। कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जहाँ पर कि नीट का क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। उसके बेसिस पर ही उनकी मेरिट तैयार होती है और उनके एडमिशन्स होते हैं। इसमें अगर हम नेपाल, बांग्लादेश, रशिया, इन सब के लिए बात करें तो इस तरह के कोर्सेज होते हैं वहाँ पर। काउंसलर्स जो हैं वो ये जानते हैं कि किस तरह से उनको वहाँ पर एडमिशन दिलवाया जा सकता है मेरिट बेस पर। एनआरआई कोटे में जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें किस तरह से उनको एडमिशन्स मिल सकते हैं, कैसे कहाँ पर जा सकते हैं। हालांकि ये पूरी तरह से लीगल होता है, इसमें कोई भी अपनी तरफ से गलत कार्य करवा करके एडमिशन आपको नहीं दिला सकता। इसलिए मेरी यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं उनसे भी यही कहना रहेगा कि अगर आपके पास कोई भी व्यक्ति कोई अप्रोच करता है कि मैं आपका एडमिशन करवा दूंगा, गारंटी देता हूँ, तो इस तरह के उसमें झांसों में नहीं आए और प्रॉपर काउंसलिंग के थ्रू ही आप उसमें एडमिशन्स ले सकते हैं। कुछ एक फॉरेन कंट्रीज ऐसी हैं जैसे कि यूएस है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, वहाँ पर उनके खुद के एग्ज़ाम्स होते हैं, उनके बेसिस पर या आइल्स और टफल के बेसिस पर ही उनको एडमिशन मिल पाता है। और ये एडमिशन्स भी जो होते हैं वो उनके ग्रेजुएशंस के बाद हो पाते हैं, तो इसलिए उसमें बहुत टाइम लग सकता है। तो मेरी स्टूडेंट्स से यही एक वो रहेगी कि प्रॉपर इसमें जानकारी लेकर के, चाहे आप एम्बेसीज के थ्रू या कुछ एक जो करियर काउंसलर्स जो हैं उनके थ्रू उनसे मिल करके और फिर अपनी दिशा जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा मिथ कह लीजिए या भ्रांतियां हमारे यहाँ चलती हैं कि साइंस और मैथ्स ही दो ऐसे विकल्प हैं कि बच्चे एज एन करियर इंजीनियर बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं। जी, ह्यूमैनिटीज के लिए आज भी ऐसा देखा जाता है कि ये बच्चा कम पढ़ने वालों में से है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ अंशु जी। मैक्सिमम पेरेंट्स और टीचर्स और स्टूडेंट्स, इन सब में यही एक सबसे बड़ी मिथ है कि साइंस मैथ्स लेने पर ही आपका करियर बन सकता है। नो डाउट, जो साइंस मैथ्स वाले जो बच्चे हैं उनके पास ऑप्शंस बहुत होते हैं और वो किसी भी तरह से जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। साइंस मैथ्स वाले उनके साथ एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि वो आगे जा कर के अगर कॉमर्स की स्ट्रीम को लेना चाहते हैं तो वहाँ भी जा सकते हैं, आर्ट्स की स्ट्रीम में जाना चाहें तो वहाँ भी जा सकते हैं। लेकिन एक आर्ट्स का, ह्यूमैनिटीज़ का जो कैंडिडेट है वो साइंस में नहीं आ सकता। इसी तरह से कॉमर्स का जो स्टूडेंट है वो भी साइंस में नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पर ये कहना पूर्णतः गलत होगा कि कॉमर्स में या ह्यूमैनिटीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ह्यूमैनिटीज़ में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, जैसे इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। इस तरह के कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि आगे अपॉर्चुनिटीज़ बेहद ज़्यादा हैं। उसमें बच्चे जो हैं वो आगे बढ़ करके बहुत कुछ पा सकते हैं। इसी तरह से कॉमर्स मैथ्स को लेकर के हम चलते हैं या कॉमर्स नॉन मैथ्स को लेकर के हम चलते हैं, तब भी उनमें बहुत सारी हैं। सीए है, सीएस है, एफआरएम है, एमएफसी है, सीएफए है, बहुत सारे एसीसी हैं, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिनमें कि वो जाकर के अपना करियर जो है बना सकते हैं। केवल सीए, सीएस या बीबीए और एमबीए ही उनके लिए
ऑप्शंस नहीं होते। बिल्कुल। और जो बच्चे विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं, जी तो जैसा अभी बात हुई कि दलालों से हमें सावधान रहना जी चाहिए, तो काउंसलर्स के पास वो सब जानकारी होती है कि कहाँ स्पॉन्सर उनको मिलने वाला है, या कहाँ स्कॉलरशिप उनको मिलने वाली है, या क्या बेनिफिट्स उनको किस कॉलेज से किस पॉइंट पे मिल सकते हैं, ये सारा बिल्कुल बिल्कुल। काउंसलर के पास में इसके है। लिए करियर काउंसलर्स जो होते हैं वो एक्सपर्ट्स काउंसलर्स होते हैं, और उसके लिए जैसे मैंने भी इसका कोर्स कर रखा है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ में कैसे एडमिशन मिल सकते हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए आपको कहाँ पर किस तरह से अप्रोच करना पड़ेगा। जैसे यूएस की कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर कि अगर आपने एनजीओ वर्क कर रखा है, जी। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क कर रखा है, तो आपको प्रेफरेंस मिलता है। ओके। आपका एसओपी जो है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है, वो तैयार करना होता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो होते हैं वो अपना एसओपी किसी से लिखवाते हैं, वो पूरी तरह से गलत हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बैठे हुए लोग जो हैं वो बहुत आसानी से इस बात को पहचान सकते हैं कि आपने एसओपी खुद लिखा है या किसी से लिखवाया है। तो ऐसी बहुत सारी कई चीज़ें होती हैं जिसमें कि बच्चे जो हैं वो जानते नहीं हैं, और उन गलत फहमियों में आकर के वो अपना जीवन जो है वो खराब कर रहे होते हैं। अपने पैसे जो हैं, वो पेरेंट्स के पैसे जो है, हार्ड अर्निंग मनी जो है, वो वहाँ पे बर्बाद कर रहे होते हैं। तो ऐसा मेरा सभी कैंडिडेट से यही कहना होगा कि आप प्रॉपर काउंसलर्स के पास जाइए जो कि इस बात के लिए ऑथराइज्ड हैं, जिनके पास इस तरह के सर्टिफिकेशंस हैं, जो कि इंटरनेशनल लेवल के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें आपका एडमिशन वो करवा सकते हैं, और उनके पास उसकी पूरी जानकारी होती है कि कैसे एडमिशन्स करवाए जाने चाहिए। या फिर आप एम्बेसीज से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या जो कंट्रीज़ की डिफरेंट गवर्नमेंट साइट्स जो होती हैं वहाँ पर जाकर के भी आप इस तरह की जो इंस्टीट्यूट्स होती हैं उनके बारे में पता कर सकते हैं। और एक इससे बिल्कुल ऑपोजिट सा क्वेश्चन है कि जो लोग परिवार वर्षों से विदेश में रह रहे हैं, जी लेकिन वो बच्चे भारत आके पढ़ना चाहते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट यहाँ के बहुत रिकमेंडेशन हम मान सकते हैं, या बहुत नामी गिरामी ऐसे इंस्टीट्यूशन जी हैं जिनमें वो भर्ती होना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या ऑप्शंस रह सकते हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि हिंदुस्तान में, हमारे इंडिया में जो है अच्छे इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं। पूरी तरह से गलत कहूँगा मैं इस बात को। हालांकि कुछ जो इंटरनेशनल लेवल की एजेंसीज जो हैं, जो कि रैंकिंग्स बनाती हैं, उन रैंकिंग्स में हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनका नाम बहुत अच्छी रैंकिंग में नहीं है। लेकिन ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो कि नेशनल इम्पॉर्टेंस के इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे आईआईटीज़ हैं, आईआईएम्स हैं, एम्स हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें भी बाहर के जो कैंडिडेट्स हैं वो हमारे यहाँ पढ़ना आना चाहते हैं। और उसका रैंकिंग में हाई नहीं होने का कारण जो है वो भी अलग होते हैं। उनके कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जिसमें कि हम क्वालिफाई नहीं कर पाते, इस वजह से वो नीचे हैं। लेकिन अगर टीचिंग में या उनके और रिसर्च में अगर हम देखते हैं तो वो उनकी पोजीशंस बहुत हाई हैं। इसलिए कई कंट्रीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे यहाँ आकर के पढ़ते हैं, और वो अच्छा लेकर के, अच्छे अनुभव लेकर के और फिर वापस जाते हैं। कुछ ऐसे अनुभव आपको याद आते हैं जीवन में कि आपने एक किसी ऐसे मोड़ पर उनको गाइड किया और आज वो आपको हृदय की जी गहराइयों से हाँ, धन्यवाद देते हैं? बहुत बहुत ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि जिनसे मैं मिला हूँ, और वो इतने डिप्रेस्ड स्टेट में आए थे मेरे पास। कई सीए के स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि हमेशा ये कहते रहते हैं कि सर हमारा इंटरमीडिएट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा, हम छोड़ना चाहते हैं। मैं बार बार उनको याद दिलाता हूँ कि ये जो एक्टिविटी है जिसमें वो छोड़ना चाह रहे हैं, ये उनके लिए आगे जाकर के बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। ये एक पलायनवादिता है। इस पलायनवादिता से वो अगर एक कोर्स को छोड़ देंगे तो आगे पता नहीं कितनी प्रॉब्लम्स को वो आगे उसमें बाईपास करना चाहेंगे। तो इस तरह के वो नहीं करें। ऐसे ही मेरे को एक ध्यान में आ रहा है, मेरी एक कैंडिडेट थी जो कि बांसवाड़ा से है। आज से मैं करीब 4-5 साल पहले उसको मिला था और उसको समझाया था, उसके जो कोर्सेज थे उसके बारे में उसको बताया था, बट शी वॉज नॉट श्योर, वेरी श्योर कि उसको क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। हमारी 10-15 मिनट की ही बातचीत हुई थी, उसमें मैंने उसको बताया था। अभी कुछ समय पहले ही, मुश्किल से 15-20 रोज पहले ही मेरे पास उसका वापस फ़ोन आया और उसने कहा कि सर मैं एक्सटेंसिव काउंसलिंग जो है वो चाहती हूँ।
उसकी ऑनलाइन काउंसलिंग करी मैंने, ऑनलाइन ही उसके एप्टीट्यूड टेस्ट लिए और उस ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पर फिर उसको मैंने गाइड किया। और आज वापस उसका एक मैसेज मेरे पास आया जिसमें उसने कहा था कि सर नाउ आई हैव डिसाइडेड कि मुझे क्या करना है, और शी वॉज थैंकिंग टू मी। और उसके जो भावनाएं जो थी, उसके उद्भाव जो थे, वो जो छलक रहे थे वो उसकी आंखों से छलक रहे थे। सो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो कि आज बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पर बैठे हुए हैं। कई जुडिशरी सेक्शंस में भी हैं, कई आईएएस बन चुके हैं, कुछ बहुत सारे ऐसे हैं जो कि डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में हैं, जो कि आर्किटेक्ट्स हैं, दे आर वेल नोन डिज़ाइनर्स ऑल्सो, इवेंट्स में हैं। कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि आज भी मेरे से मिलते हैं और अपने ग्रेटिट्यूड को उसमें रखते हैं और वो कहते हैं कि सर आपकी वजह से हम कर पाए। लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने तो सिर्फ उनको गाइड किया है, वही इम्पोर्टेंट काम तो उन्होंने ही किया है, वर्क उन्होंने ही किया है, और जिसकी वजह से वो इतना आगे बढ़ पाए। हाँ, मार्गदर्शन ही तो महत्वपूर्ण है जीवन में। जी, मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल एआई के जमाने में हम जीने लगे हैं जी। और एआई ने नए विकल्प खोले भी हैं और जी। पुराने कुछ विकल्पों को बंद भी किया है। जी। ऐसे में एआई के क्षेत्र में अगर करियर किसी को बनाना हो तो आपका क्या सुझाव है? देखिए, अभी हमने इस पॉइंट पे भी काफ़ी रिसर्च करी है और लगभग 50 कोर्सेज हमने ऐसे निकाले हैं जिसमें कि 2030 से लेकर के 2035 तक के जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए ये कोर्सेज आगे जाकर के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल सिद्ध होंगे। इन कोर्सेज को करने में टाइम लगेगा। ये कोर्सेज डिफरेंट फील्ड्स के हैं, इंजीनियरिंग के हैं, डिज़ाइनिंग के हैं, लॉ के हैं, फॉरेंसिक्स के हैं, मेडिकल के हैं, यानी जिस फील्ड में हम देखेंगे उस फील्ड में एआई ही ज़्यादातर आजकल देखने में आएगा। और ये इस बात को कहने में कहीं कोई हिचक नहीं है कि आने वाले समय में जिन कैंडिडेट्स के पास एआई की नॉलेज होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जानते होंगे, उनको जॉब्स में बहुत अच्छा अवसर मिल सकता है। ये कहा जा रहा है कि एआई की वजह से जॉब्स खत्म होंगी। नो डाउट कुछ जॉब्स खत्म होंगी, लेकिन जो नई जॉब्स सृजित होंगी उन जॉब्स में भी बहुत ज़्यादा आगे पोटेंशियल होगा, बहुत ज़्यादा आगे अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। तो इसलिए आज की ज़रूरत यही है कि हर व्यक्ति, हर कैंडिडेट जो है, हर स्टूडेंट जो है, वो अपने आप को एआई से जोड़े। चाहे वो किसी भी फील्ड में जाना चाहता हो, लेकिन एआई से जोड़ना ज़रूरी है। यहाँ पे एक बात और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि एआई जो है वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन भावनाओं को खत्म नहीं कर सकता। तो जहाँ पर जिस जॉब्स में, जैसे मेडिकल का जॉब है, एजुकेशन का जॉब है, वहाँ पे एआई की हेल्प तो ज़रूर चाहिए, लेकिन एआई उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। एआई डॉक्टर को रिप्लेस नहीं कर सकता, एआई एक टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकता, एआई एक काउंसलर को रिप्लेस नहीं कर सकता। चैट जीपीटी, जेमिनाई, गूगल, इन सब में आपको बहुत सारी जानकारियां मिल पाएंगी, लेकिन वो जानकारी आपके लिए सहायक है या नहीं है, या आप उसके एप्टीट्यूड पर कितना खरा उतरते हैं, वो सही है या नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है। और ये एक काउंसलर जो है वही बता सकता है। बता सकते हैं, बिल्कुल। भावनाएं तो आपको एक व्यक्ति ही दे सकता है, वो चाहे किसी भी रूप में हो, वो चाहे शिक्षक हो, वो चाहे डॉक्टर हो या जो भी हो। चलते चलते स्टूडेंट्स के लिए आप कुछ टिप्स देना चाहें, क्या कहेंगे? हाँ, स्टूडेंट्स के लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि 2 चीज़ें हैं। एक तो आप अपनी मेहनत में कभी भी कमी मत रखिए। कंसिस्टेंसी जो है वो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि विजेता कभी थकता नहीं और थकने वाला कभी जीतता नहीं, नंबर 1। सेकेंडली, आपको चाहे किसी भी स्टेज में आप हो, आपको सक्सेस भी मिल सकती है, आपको फेलियर्स भी मिल सकते हैं। अपने उन फेलियर्स पे कभी भी आपको परेशान नहीं होना है। यू हैव नॉट कमिटेड एनी ऑफ द क्राइम, इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है तो आज नहीं मिल रही, कल मिलेगी। और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि आज आप जो चाह रहे हैं वो अगर आपको मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो उससे ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि देन समथिंग बेटर इज़ वेटिंग फॉर यू। और इसी जगह पे मैं आप सभी लोगों से एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि 2 कदम हैं, एक पैर आगे है, एक पैर पीछे है।
आगे वाले को गुमान नहीं है कि वो आगे है और पीछे वाले को अफसोस नहीं है कि वो पीछे है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि समय परिवर्तित है होगा और समय के साथ परिवर्तित होने के बाद आगे वाला पैर पीछे और पीछे वाला पैर आगे आ जाएगा और इसलिए उनको इसी स्थिति में आगे बढ़ते रहना है। इसलिए आपके पास सक्सेस हो तो आप उस पर बहुत गुमान नहीं करें और अगर आपका फेलियर कहीं आपको फेस करना पड़ रहा है तो उससे बिल्कुल कदापि हताश नहीं हो, क्योंकि आगे आपके पास बहुत कुछ है करने के लिए। ये बिल्कुल मत सोचिए कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अभी जो आज ही मैं पेपर पढ़ा था, 2 बच्चों ने फिर सुसाइड किया है नीट की वजह से। मैं इन लोगों से भी, बाकी और जो बच्चे जो हैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा कि किसी कंडीशन में आप ये हताशा भरे जो स्टेप्स हैं उनको मत उठाइए। क्यों? क्योंकि आपके पास बहुत कुछ है करने के लिए, एक नहीं हज़ारों लाइन्स हैं आपके पास करने के लिए। केवल उस दृष्टि को आप अपनाइए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। और एक बच्चे ने लिखा कि मेरे पेरेंट्स की ने जो फीस भरी वो बेकार गई। बिल्कुल मत चिंता कीजिए, वी पेरेंट्स आर मेंट फॉर दिस ओनली। हम पेरेंट्स जो हैं वो आप बच्चों की फीस के लिए ही होते हैं, आप बच्चों की जो फैसिलिटीज़ होती हैं उनको देने के लिए ही बने होते हैं, आप बच्चों के लिए ही हमारा जन्म हुआ होता है। इसलिए इस बात की चिंता मत कीजिए कि पेरेंट्स को क्या होगा। पेरेंट्स की ये जो प्रैक्टिस, जो पेरेंट्स जो देते हैं आपको, वो उनकी ड्यूटी है, उनका कर्तव्य है। इसलिए इन चीज़ों को इतनी गहराई से मत सोचिए, लेकिन केवल अपने आप पर विश्वास रखिए और कहिए कि आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, और इसी से आप आगे बढ़ पाएंगे। मेरी आपके साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब इतने सारे मोटिवेशन भरे शब्दों के लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और यही चीज सीखने को मिलती है कि जीवन में एक ही विकल्प आता है, एक ही शब्द आता है, भाग लो। अब भाग लो में पंक्चुएशन आप लगाइए कि कहाँ लगाना है, भाग लेना है या भाग लेना है। तो सिंपली बातों का ये सिलसिला स्टूडेंट्स के लिए, करियर काउंसलिंग के लिए डॉक्टर दीपक सक्सेना के साथ आज हमने किया। आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा, ऐसी मेरी इच्छा है। और ये होना भी चाहिए कि सही समय पे सही मार्गदर्शन किससे लिया जाए, किस तरह से लिया जाए, वो आपको तय करना है। हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।